अपने हिंदी में सर्वनाम हो गया था, संज्ञा हो गई थी। इसके बाद में अगला टॉपिक आज चालू करते हैं, क्रिया। क्रिया देखो, सबसे पहले क्या चीज है ये? किसी भी भाषा की वाक्य रचना होती है, उस वाक्य रचना का क्रिया अहम हिस्सा है। जैसे हिंदी भाषा की वाक्य रचना क्या है? कर्ता, कर्म और क्रिया। हिंदी भाषा की ये वाक्य रचना है, यानी क्रिया का वाक्य में होना आवश्यक है। अब क्रिया बना किससे है? संस्कृत की क्रय धातु से मिलकर बना है, संस्कृत की क्रय धातु से, जिसका मतलब किसी भी काम का करना या होना। ये इसको ये भी कह सकते, किसी भी काम को क्रिया कहते हैं, किसी भी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब क्रिया का मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, धातु। क्रिया शब्दों की मुख्य पहचान लगभग सी यह है कि उन शब्दों के अंत में ना होता है, ना होता है मुख्यतः। जैसे उड़ना, चलना, पढ़ना, लिखना, ये क्रिया शब्द है जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है। अब इसका मूल रूप जब अलग करते हैं तो ना को हटा देते हैं। उड़ना का मूल रूप उड़, चलना का मूल रूप चल, पढ़ना का पढ़ और लिखना का लिख। तो क्रिया क्रय धातु से बना है, जिसका अर्थ किसी काम का करना या होना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब वाक्य में कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के क्या भेद होंगे? या तो वाक्य में कर्म होगा या वाक्य में कर्म नहीं होगा। तो दो ही भेद हो गए, एक तो सकर्मक, सकर्मक, और दूसरी अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक नाम से पता चलता है, उसे कहते हैं जिसमें कर्म होता है। अकर्मक उसे कहते हैं जिसमें कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता। अब देखो, प्रश्न इस तरह से पूछते हैं, चार ऑप्शन देती है, निम्न में से कौन सी अकर्मक है, कौन सी सकर्मक है? तो इसकी एक मुख्य पहचान क्या है? जैसे यहां पर 3-4 वाक्य लिखते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, वह दौड़ता है, दौड़ता है। पक्षी हिना रहे हैं। ये वाक्य है। सकर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक और अकर्मक पहचानने की सीधा तरीका है, क्या करते हैं? वाक्य देखते हैं, वाक्य में कर्ता और क्रिया कौन कौन सी है वो देखी, फिर कर्ता और क्रिया के बीच में क्या और किसे, ये शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। सकर्मक और अकर्मक की पहचान के लिए वाक्य, जो वाक्य होता है उसमें कर्ता और क्रिया को रेखांकित करते हैं। जैसे पहला वाक्य है, इसमें कर्ता पक्षी, क्रिया उड़ना, यानी वाक्य में कर्ता और क्रिया के बीच में क्या और किसे लगाकर प्रश्न करते हैं। यदि क्या का जवाब आए तो भी क्रिया सकर्मक, किसे का जवाब आए तो भी क्रिया सकर्मक, किसी का भी नहीं आए तो क्रिया अकर्मक। जैसे पहले वाक्य में पक्षी कर्ता देख लिया, उड़ना क्रिया देख ली, अब इनके बीच में क्या और किसे लगाकर जवाब करते हैं। पक्षी क्या उड़ते हैं, कोई जवाब नहीं,
पक्षी किसे उड़ते हैं? कोई जवाब नहीं आता है। यहां पर क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। आसान सा है। इस वाक्य में राम कर्ता और पढ़ना क्रिया, तो कर्ता और क्रिया के बीच में क्या और किसे लगाते हैं? राम क्या पढ़ता है, राम किसे पढ़ता है, तो ये भी कौन सी है? अकर्मक। अकर्मक। फिर देखो, वह दौड़ता है, वह करता दौड़ना क्रिया, वह क्या दौड़ता है, वह किसे दौड़ता है, किसी का जवाब नहीं, तो ये भी कौन सी होगी? अकर्मक। पक्षी हिन हिना रहे हैं, पक्षी क्या हिन हिना रहे हैं, तो ये भी कौन सी होगी? अकर्मक। और एक क्या हिन हिना रहे हैं, तो यह भी क्या कौन सी होगी? अकर्मक। देखो, राम पढ़ता है, यदि ये हो तो अकर्मक, लेकिन राम पुस्तक पढ़ता है, ये थोड़ी सॉरी मैं गलती से बोल गया, तो यहां पर राम क्या पढ़ता है, ये पुस्तक आ गया ऑप्शन में, तो ये होगी सकर्मक। सकर्मक। और यदि राम पढ़ता है ये हो तो वो कौन सी थी? अकर्मक। ठीक है, ये सकर्मक और अकर्मक की रामबाण ट्रिक फिर से सुन लीजिए। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, अकर्मक और सकर्मक पहचानने के लिए कर्ता और क्रिया वाक्य में पहचानो, उनके बीच में क्या और किसे लगाकर प्रश्न करो। एक का या दोनों का जवाब आने पर क्रिया सकर्मक, नहीं तो अकर्मक। अब देखो, ये प्रमुख अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? कुछ क्रियाएं मूल रूप से ही अकर्मक होती हैं, जैसे उड़ना, चलना, दौड़ना, रुकना, हिन हिनाना, टर्राना, बतियाना, ये मुड़ना। कुछ क्रियाएं मूल रूप से अकर्मक होती हैं, ये उड़ना, चलना, दौड़ना, रुकना, हिन हिनाना, टर्राना, बतियाना, मुड़ना। इनमें पशु पक्षियों की आवाज, पशु पक्षियों की आवाज, ये भी क्या होती है? अकर्मक होती है। तो ये अकर्मक और सकर्मक हो गई। अब देखो, ये प्रश्न किस तरह से पूछते हैं? निम्न में से अकर्मक क्रिया नहीं है, इस तरह से प्रश्न पूछा, अकर्मक क्रिया नहीं है। ए नंबर पढ़ना, बी नंबर दौड़ना, सी नंबर उड़ना और डी नंबर बतियाना। इस तरह से विकल्प मिले, सीधी क्रिया देती। तो दौड़ना, उड़ना, बतियाना मूल रूप से अकर्मक क्रियाएं हैं, जबकि पढ़ना सकर्मक है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? पढ़ना। इस तरह से पूछते हैं। कई बार देखो, एक ही प्रश्न परिस्थिति के हिसाब से अकर्मक और सकर्मक दोनों बढ़ जाता है। जैसे एक नंबर ये प्रश्न है, निम्न में से सकर्मक क्रिया नहीं है, या इस तरह से पूछा, निम्न में से अकर्मक है। ए नंबर ऑप्शन, ये राम पढ़ता है। बी नंबर, वह पुस्तक पढ़ता है। सी नंबर, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। डी नंबर, वह कहानी सुना रहा है। इस तरह से ये प्रश्न आ गया, निम्न में से किसमें सकर्मक क्रिया नहीं है? वह राम पढ़ता है, ये अकर्मक हो गई, बाकी तीनों ये सकर्मक है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? राम पढ़ता है, यानी यहां पर ये अकर्मक होगी।
क्योंकि राम और पढ़ना के बीच में क्या और किसे लगाकर जवाब किया तो कोई जवाब नहीं, इसलिए आक्रमक। जबकि वह क्या पढ़ता है पुस्तक, क्या लगा के जवाब किया, ये तीनों सकर्मक। अब यही प्रश्न इस तरह से दूसरी तरह से हो, निम्न में से सकर्मक क्रिया है, निम्न में से सकर्मक क्रिया है। देखो ए नंबर राम पढ़ता है, बी नंबर वह दौड़ता है, सी नंबर वे गाते हैं, डी नंबर सोहन गया। इस तरह से ये ऑप्शन आ गए। सकर्मक क्रिया है, इनमें से सकर्मक कौन सी होगी, राम पढ़ता है, वैसे तो यह कर्मक है। अब ऑप्शनों के हिसाब से देखें, राम दौड़ता है, देखो दौड़ना मूल रूप से यह कर्मक क्रिया है, मूल अकर्मक है। वे गाते हैं, गाना भी मूल रूप से अकर्मक है। सोवन गया, जाना भी मूल रूप से अकर्मक है। तो यहां पर प्रश्न के हिसाब से इसमें संभावना है कि ये पढ़ना सकर्मक हो सकती है, यहां पर तो नहीं, लेकिन ये सकर्मक हो सकती है, जबकि इनको तो सकर्मक बनाया नहीं जा सकता। तो इस स्थिति में राम पढ़ता है, यहां पर ये क्या हो गया, सकर्मक, जबकि यहां पर ये क्या था, अकर्मक। तो प्रश्न के विकल्प के हिसाब से भी इनको कई बार देखा जाता है। अब देखो कुछ अकर्मक क्रियाएं सकर्मक बन जाती हैं, और वो सकर्मक कब और किस स्थिति में बन जाती हैं। देखो जब अकर्मक क्रियाओं से पहले, यानी अकर्मक क्रियाओं से पहले उन्हीं से बने शब्द आ जाएं तो वो सकर्मक बन जाती हैं। फिर देखो कुछ सकर्मक क्रियाएं सकर्मक बन जाती हैं, शर्त क्या है, जब उन्हीं से बना हुआ कोई शब्द उनसे पहले आ जाए। जैसे उसने कूदी, ये कूदना एक अकर्मक क्रिया है, लेकिन इसी से बना हुआ शब्द इससे पहले आ गया, तो उसने क्या कूदी, कूद, तो ये सकर्मक बन गई, यहां पर सकर्मक। अब देखो राम ने दौड़ी, यहां पर भी देखो दौड़ना अकर्मक है, लेकिन मैंने शर्त क्या बताई थी, उस अकर्मक क्रिया से पहले उसी से बना हुआ शब्द आना चाहिए, तो वो सकर्मक बन जाती है। उसने क्या, राम ने क्या दौड़ी, दौड़, यहां पर ये भी क्या है, सकर्मक। वायुयान ने उड़ान उड़ी, अब उड़ना एक अकर्मक क्रिया, लेकिन उड़ना से पहले उसी से बना हुआ शब्द आ गया उड़ान, तो इसलिए ये भी क्या बन गया, सकर्मक। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ अकर्मक क्रियाएं सकर्मक बन जाती हैं, कब, जब उन्हीं से बने हुए शब्द उनसे पहले आ जाएं तो वो सकर्मक भी बन जाती हैं। ठीक है, अब देखो ये तो अकर्मक और सकर्मक हो गई। ये रचना के आधार पर क्रिया के भेद, एक अलग वर्गीकरण है। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। देखो कैसे, नंबर 1 सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया का क्या मतलब है, जब वाक्य में एक कर्ता व एक ही क्रिया हो, यानी छोटे वाक्य, जैसे राम गाता है, यहां पर राम एक ही तो करता,
और एक ही क्रिया, तो ये क्रिया का कौन सा भेद कहलाया रचना के आधार पर? सामान्य क्रिया। एक का मतलब एक वचन से नहीं, ये नहीं कि एक वचन करता हो, जैसे वे गाते हैं तो यहां पर वे बहुवचन में है, लेकिन कर्ता एक होना चाहिए, वो एक वचन में हो चाहे बहुवचन में। तो रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद। पहला, सामान्य क्रिया, जब वाक्य में एक ही तो कर्ता हो, एक ही क्रिया हो, वो क्या कहलाती है? सामान्य क्रिया। 2 नंबर, क्रिया का भेद संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, देखो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संयुक्त, संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ होना, यानी जब 2 शब्द मिलकर के जुड़ करके एक क्रिया बने तो वहां पर वो क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। जब 2 शब्द मिलकर के एक क्रिया शब्द बने तो वहां पर वो क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वह गीत गा रहा होगा, यहां पर देखो, एक तो क्रिया रहना और दूसरी होना, इन दोनों से मिलकर के ये शब्द बना रहा होगा। वह गीत गा रहा होगा, इसलिए रहा होगा ये क्या है? संयुक्त क्रिया। बहुत आसान सी बात है। संयुक्त क्रिया, जब क्रिया 2 शब्दों से मिलकर बने, यहां पर रहना और होना से मिलकर बनी है रहा होगा, इसलिए रहा होगा क्या है? संयुक्त क्रिया है। तीसरी है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम कहते हैं संज्ञा को, संज्ञा से जब क्रिया बन जाती है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। और कौन सी संज्ञा से बनती है? भाववाचक, ध्यान रहे, भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनने पर वो क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे शर्म भाववाचक संज्ञा है, शर्म से शर्माना। लाज भाववाचक संज्ञा है, लाज से लजाना। बात भाववाचक संज्ञा है, बात से बतियाना। गरम से गरमाना। तो नाम धातु क्रियाएं वो होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से क्रिया बन जाती हैं, इनके साथ कुछ जुड़ने से क्रिया बन जाती है, वो नाम धातु कहलाते हैं। ये नाम धातु क्रिया ज्यादातर भाववाचक संज्ञा शब्दों से ही बनती हैं। जैसे वह बतियाता है, वह लजाता है, वह शर्माता है। तो यहां पर ये कौन सी होगी? नाम धातु। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। चौथी है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसकी मुख्य खासियत यह है, काम को करे कोई और कहे कोई, यानी इस वाक्य में, इस क्रिया में 2 कर्ता होते हैं। एक तो प्रेरक कर्ता, प्रेरक कर्ता कहने वाला, दूसरा प्रेरित कर्ता करने वाला। प्रेरणार्थक क्रिया 2 कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता कहने वाला और प्रेरित कर्ता करने वाला, वो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे माली ने बच्चों से पौधों में पानी डलवाया, डलवाया। अध्यापक ने चपरासी से घंटी बजवाई। अध्यापक ने चपरासी से घंटी बजवाई। यहां पर देखो माली कहने वाला, तो माली हो गया प्रेरक कर्ता। ये काम किया किसने? बच्चों ने। बच्चे क्या हो गए? बच्चे हो गए ये प्रेरित कर्ता।
मालिक कहने वाला प्रेरक करता, बच्चे काम को करने वाले प्रेरित करता। तो दो कर्ता होते हैं और प्रेरित और प्रेरक दोनों करता हो तो वो क्रिया वहां पर कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। इसी प्रकार से नीचे अध्यापक की प्रेरणा से, अध्यापक के कहने से चपरासी ने घंटी बजवाई, तो यहां पर ये भी कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। ये 4 नंबर भेद। 5वां भेद कौन सा है? क्रिया का पूर्वकालिक क्रिया। बहुत आसान है। इसमें एक वाक्य में 2 क्रिया होती हैं, एक पहले हो जाती है, दूसरी बाद में। तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बहुत आसान है। जैसे वह सोकर उठा, इसका मतलब पहले वह सोया, तो ये पूर्वकालिक है। उठना ये पश्चकालिक है। बस पिलानी से जयपुर गई, इसका पिलानी होकर जयपुर गया, इसका मतलब पहले पूर्वकालिक बाद में पश्चकालिक। पूर्वकालिक वाक्य में 2 क्रिया हो तो पहले वाली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब देखो ये क्रिया के 5 भेद हो गए रचना के आधार पर। फिर काल के आधार पर भेद। काल 3 प्रकार के, भूतकालिक, वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक। शॉर्ट में बता देता हूं। जो क्रिया वर्तमान काल में हो वो वर्तमानकालिक, जो भूतकाल में हो वो भूतकालिक, और जो भविष्य काल में हो, वाक्य देखने पर पता चल जाता है कि भविष्य काल है, उसमें कौन सी है? भविष्यकालिक। तो काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की। अब देखो क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हैं। क्रिया के कुछ अन्य भेद कौन कौन से हैं इनके अलावा, जो कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं? एक तो समापिका क्रिया। समापिका क्रिया जिससे वाक्य के समाप्त होने का बोध होता है। जैसे वह पढ़ता है, तो यहां पर ता है, लास्ट में जो पढ़ना के लास्ट में ता है जुड़ा हुआ है, ये समापिका क्रिया है। जिससे वाक्य के समाप्त होने का बोध होता है वो समापिका क्रिया कहलाती है। ये क्रिया के अन्य भेद हैं। दूसरी तात्कालिक क्रिया, ये भी क्रिया का एक अन्य भेद है। तात्कालिक क्रिया, इसका मतलब ये हुआ वाक्य में जो कार्य दिया हुआ है क्रिया के द्वारा वो तत्काल में जारी है, लगातार। तात्कालिक क्रिया वह पढ़ रहा है, इसका मतलब वो तत्काल में भी काम हो रहा है, वह पढ़ रहा है, ये तत्काल उसी क्षण का बोध कराता है। इस क्रिया को तात्कालिक क्रिया भी कहते हैं। अब देखो इसके अलावा अनुकरणात्मक क्रिया, ये कौन सी होती है? अनुकरणात्मक क्रिया ये वो होती है पशु पक्षियों की आवाज। पशु पक्षियों की आवाज जैसे हिन हिनाना, टर्राना, भौंकना। फिर से सुन लीजिए, अनुकरण होगा एक तरह से। हिन हिनाना, टर्राना, भौंकना, मिमियाना, पशु पक्षियों की सारी आवाज क्या कहलाती हैं? अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती हैं। अब देखो कई बार इस तरह से पूछते हैं कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, इसमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया कौन सी है? ये क्रिया के कुछ अन्य भेद चले लास्ट में। तो मुख्य क्रिया तो है पढ़ना और सहायक क्रिया है रहना। अंग्रेजी में होती है ना मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। वह पढ़ रहा में मुख्य क्रिया पढ़ना और सहायक क्रिया है रहना। एक बार प्रश्न ये पूछा गया था, वह अध्यापक है, इसमें कौन सी क्रिया है? वह अध्यापक है, तो इसमें क्रिया तो कोई है ही नहीं, इसमें पूरक अनुपूरक क्रिया मानी जाती है। पूरक अनुपूरक उसे कहते हैं जब वाक्य में किसी के द्वारा किसी का कोई परिचय करवाया जाए, उसको पूरक अनुपूरक क्रिया कहते हैं। वह अध्यापक है, क्रिया तो कोई कर ही नहीं रहा, तो इसको पूरक अनुपूरक क्रिया कहते हैं। ये क्रिया के अन्य भेद हो गए। समापिका जिससे वाक्य के समाप्त होने का बोध हो। तात्कालिक इसका मतलब है तत्काल में कोई ना कोई क्रिया चल रही है। अनुकरणात्मक पशु पक्षियों की आवाज, और वह पढ़ रहा है, पढ़ना मुख्य क्रिया।
इसके बाद में जुड़ी हुई है, रहना या जो कुछ, वो सहायक क्रिया मानी जाती है। जब वाक्य इस तरह से है, किसी के द्वारा किसी का कोई परिचय करवाया जाए, उसको क्या कहते हैं? पूरक अनुपूरक। वाक्य में क्रिया नहीं होती लेकिन किसी का परिचय करवाया गया, इसको पूरक अनुपूरक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया वाले टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सकर्मक और अकर्मक में से पूछते हैं। एक बार लास्ट में फिर बता देता हूं, सकर्मक और अकर्मक की पहचान करने के लिए वाक्य में कर्ता और क्रिया के बीच में क्या और किसे लगाते हैं। यदि इनका जवाब आ जाए तो क्रिया सकर्मक अन्यथा अकर्मक होती है। ठीक है, अब देखो सकर्मक अकर्मक में से दूसरा, इसमें प्रेरणार्थक में से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो प्रेरणार्थक का मतलब ये हुआ, कहने वाला तो कोई, काम को करने वाला कोई, जो कहे वो तो प्रेरक करता, और जिसके कहे से कोई काम करे वो क्या है?